हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडिजिन आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरह की कंपनी है एंड इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए या फिर आफ्टर लिस्टिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आखिरकार ये कंपनी किसके रिलेटेड है और इसके इसके बिजनेस के यूनिकनेस के बारे में हम बात करेंगे। एंड किस तरह का बिजनेस स्ट्रैटेजी है इनका, किस तरह के बिजनेस में ये इन्वॉल्व है, किस तरह के सर्विसेज देती है एंड आगे इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में ये कंपनी बेसिकली क्या ऑफर करने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिजिन साइंटिफिक इंसाइट एंड ट्रांसफॉर्मेशनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत ही यूनिक कंपनी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कंपनी के डिटेल बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है ये भी देखेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या फिर इस आईपीओ को आप इग्नोर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम अंत में जरूर कंक्लूड करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस कंपनी के बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी, रिलेटेड टू वॉट एवर दे आर गोइंग टू ऑफरिंग एंड कितना फंड वो रेज करने वाले हैं आईपीओ में। अच्छा ठीक है, आईपीओ में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको छोटा-सा ब्रीफ दे दूँ कि कोई भी कंपनी आईपीओ में कब आती है, जब कंपनी देखो, कोई भी कंपनी बड़ी कब बनती है, छोटे स्केल से ही वो आगे चलकर बड़ी कंपनी बनती है, ठीक है? तो यहाँ से जो यहाँ तक का सफ़र है, छोटे से बड़े तक का सफ़र है, वो कैसे होता है कि पहले एंटरप्रेन्योर स्टेज पे कंपनी स्टार्टअप होती है, कंपनी बढ़ रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो फिर इसके बाद इसके जो प्रमोटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सीरीज ए फंडिंग के लिए जाते हैं, मतलब थोड़े पैसे और लगते हैं उनको कि और थोड़ा एक्सपैंड कर पाए, और जो भी उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वो ऑपरेटिंग लेवल पर बढ़ा पाएँ, जिससे कि उनका रिवेन्यू भी बढ़े एंड उसके बाद उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। इससे क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में अगर वो कंपनी और ग्रो हो गई, फिर उसके बाद होते हैं कि इस कंपनी के और ब्रांचेस अदर सिटीज़ में ओपन करने हैं, तो उसके लिए भी फंड की ज़रूरत होती है। फिर सीरीज बी फंडिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इस तरह से फंडिंग रेज करते हुए कंपनी ग्रो होते हुए जाती है एंड डिपेंड्स कि कंपनी अच्छी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी भी अर्न कर रही है। इसके बाद कंपनी के पास अगर फंड रेज करना है तो कितने सारे रास्ते होते हैं। या तो वो एंजल इन्वेस्टर्स के पास फंड रेज कर सकती है, या फिर बैंक के पास लोन ले सकती है। बट बैंक के पास लोन लेने में ये रिस्क होता है कि कंपनी को क्या है, एक और लायबिलिटी आ जाती है कि भई इंटरेस्ट भी पे करना है, और ये इंटरेस्ट काफ़ी हेवी होता है, तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना काफ़ी प्रेफरेबल नहीं होता है कंपनीज़ के लिए। तो बेसिकली वो एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं या फिर आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो इस तरह की इंडिजिन लिमिटेड कंपनी भी आईपीओ लेकर आई है मार्केट में एंड यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी पब्लिक को हिस्सेदारी देती है और उस हिस्सेदारी के बदले में कुछ फंड रेज करती है। तो इसी तरह से एक आईपीओ आज आपके सामने है इंडिजिन लिमिटेड का, जो कि लाइफ साइंस या हेल्थ केयर से आप कह लो कि कनेक्टेड है, और इसी सेक्टर में ये अच्छी तरह से काम करने वाली है। तो डेफिनेटली कंपनी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं। वहाँ पर क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे 90% लोग वेबसाइट पे देखना प्रेफर नहीं करते, तो मैं एक काम करता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन पे ही एंजल वन के मोबाइल एप्लीकेशन पे लेकर जाता हूँ आपको, वहाँ पे सारी डिटेल आपको बताऊँगा। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम इस कंपनी का डीआरएचपी भी चेक करेंगे। डीआरएचपी क्या होता है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है? ये किसी भी आईपीओ का एक तरह से आप कह लो कि भगवत गीता होता है। भगवत गीता इन द सेंस कि आपको कंपनी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर वहाँ पर मिल जाता है डीआरएचपी में, ठीक है? ये एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी अपने सारे जो भी इनके फाइनेंशियल स्टेटस हैं और किस तरह से आईपीओ लॉन्च करने वाली है, किस तरह से फंड को यूज़ करने वाली है, वो सारी चीज़ें होती है। पास्ट के रिकॉर्ड भी होते हैं, फ्यूचर में किस तरह से कंपनी इस पैसे को यूज़ करने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको डीआरएचपी में दिखाई देती है। वो समराइज़ फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पे भी दिख जाएगा, बट हम डीआरएचपी में भी जाएँगे एंड वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन से डेटा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना लॉगिन कर दे रहा हूँ, ठीक है?
एंड सिंपली हम क्या करेंगे, थोड़ा ना नीचे जाएंगे और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये जो आईपीओ का सेक्शन है यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन एंड अपकमिंग आईपीओ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस एरिया में आप देखो तो यहाँ पे आपको ओपन अपकमिंग आईपीओ दिखाई देंगे, इसके साथ ही आईपीओ ऑर्डर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपकमिंग आईपीओ जो है नीचे नीचे के एरिया में आप देख सकते हैं कि अपकमिंग आईपीओ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला आईपीओ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इंडिजिन लिमिटेड का है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इंडिजिन पे मैं सिंपली क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, सारे डेटा यहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर देखिए बिडिंग ओपन इन, यहाँ अगर ऊपर दिखाऊं तो बिडिंग ओपन इन 2 डेज, 2 दिनों में बिडिंग ओपन हो जाएंगे, मतलब 6 तारीख से बिडिंग ओपन हो जाएंगे, मंडे से बिडिंग इस पे ओपन हो जाने वाली है। अब यहाँ पे देखिए इंडिजिन इंडिजिन लिमिटेड जो कंपनी है वो एक मिड कैप कंपनी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप कंपनी। ये इंडिजिन लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है, हेल्थ केयर रिलेटेड से। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि परफेक्टली डिजिटलाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि हम आगे देखेंगे। अबाउट द कंपनी में जाके हम देखेंगे कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने इन्वेस्टर टाइप दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टर टाइप का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पहला रिटेल इन्वेस्टर्स है, ठीक है, ये रिटेल इन्वेस्टर आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मली। यहाँ पे अगर आप दिखाओ तो ये पहला आपको रिटेल इन्वेस्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा इंडियन HNI, मतलब हाई नेट वर्थ। ठीक है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ये सेकंड काइंड ऑफ इन्वेस्टर है जिसके पास ज़्यादा नेटवर्थ है, उनके पास ज़्यादा लॉट वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप के हो गए, और कंपनी का एम्प्लॉय अगर कोई है तो ये 3 टाइप के इन्वेस्टर्स का कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इन्वेस्टर टाइप आपने देख लिया। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा जाएंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 14,190 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक लॉट में। एक लॉट में आपको कितने शेयर्स आएंगे, एक लॉट में 33 शेयर्स आ जाएंगे। तो ऐसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, 13 लॉट आप बाय कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,93,908 रुपये का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। तो ये था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एंड यहाँ पे नीचे देखो तो डिस्काउंट, कुछ भी डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, रिटेल डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। इशू साइज देखो तो ये जो आईपीओ इशू की जा रही है 1841 करोड़ या फिर 1841.76 करोड़ के फंड के लिए ये आईपीओ इश्यू की जा रही है। ठीक है, ऑफर टाइप क्या है, ऑफर टाइप में मेन बोर्ड आईपीओ एंड आईपीओ टाइप इज बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग मतलब एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें कुछ बैंक्स या फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आके वो सारी जो भी बिड्स होती है उस बुक बिल्डिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे अगर मैं HNI में सिलेक्ट करूँ, ठीक है, HNI में सिलेक्ट करूँ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है। तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट आपको बाय करना है, पर लॉट आपको 33 शेयर्स होगा। एंड 14 लॉट में आपको 14 × 33 कर दीजिए तो उतने क्वांटिटी आपको इस कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,98,660 रुपीज़ का है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिडिंग प्राइस आप जैसे कि देख सकते हैं, पहले भी बताया मैंने आपको, 430 रुपये से 452 रुपये बिडिंग प्राइस रेंज है। ये प्राइस बैंड 430 से 452 का डिसाइड किया गया है। मैक्सिमम आप 33 लॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 33 लॉट ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका 4,92,228 रुपये हो जाएंगे। एंड बाकी तो सेम है नीचे, इश्यू साइज एंड रिटेल डिस्काउंट वगैरह तो एज इट इज रहने वाले हैं। एम्प्लॉय के केस में देखते हैं। एम्प्लॉय के केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें ये आप देख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है एक लॉट का है, जो 13,200 रुपये में एक लॉट मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम लॉट अगर आप देखें तो मैक्सिमम ये 35 लॉट्स खरीद सकते हैं, एंड पर लॉट 33 शेयर्स आएंगे।
एंड रिटेल डिस्काउंट देखें तो 30 रुपीज़ का रिटेल डिस्काउंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। एंड इश्यू साइज सेम 1841.76 करोड़ का इशू साइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आईपीओ का इशू साइज 1841.76 करोड़ का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तीनों इन्वेस्टर्स के लिए आपने देख लिया कि डिफरेंस क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। ठीक है, अब आईपीओ ट्रैकर पर जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 6 मई को ऑफर स्टार्ट होगा, यानी कि 2 दिन बाद बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिडिंग क्लोज होगी 8 मई को, ऑफर एंड्स 8 मई 2024 एंड अलॉटमेंट होगा 9 मई को। 9 मई को आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा एंड 13 मई को आपको लिस्टिंग दे दी जाएगी, या फिर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 9 से 10 के बीच में आपको रिफंड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके दिखाऊँ आपको नीचे सब्सक्रिप्शन डिटेल, आपको यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 बिडिंग डेज है। फिर बाद में सब्सक्रिप्शन रेट आपको दिख जाएगा जब सब्सक्रिप्शन होना चालू हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक मी एंड यू एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो वो सब्सक्रिप्शन रेट आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड आगे हम बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो स्टैब्लिश की गई थी 1998 में, प्रोवाइड्स द डिजिटल सर्विसेज फॉर द लाइफ साइंस इंडस्ट्री। जो लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज से लाइफ साइंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, लाइक हेल्थ केयर है, तो इनको एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। इनकी सर्विस कुछ कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। ठीक है, पहली कैटेगरी है एंटरप्राइज कमर्शियल सोल्यूशन, फिर बाद में ओमनी चैनल एक्टिवेशन। ये एक फंडा है मार्केटिंग का जिसमें मल्टी चैनल एक्टिवेशन भी होता है एंड ओमनी चैनल एक्टिवेशन होता है। ओमनी चैनल में क्या होता है कि कस्टमर बेस होता है एंड कस्टमर फोकस स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। एंटरप्राइज मेडिकल सोल्यूशन तीसरी कैटेगरी है, एंटरप्राइज क्लिनिकल सोल्यूशन, एंड उसके साथ ही कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी इनकी जो सर्विसेज है लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज से लेके। तो ये कुछ कैटेगरी इन्होंने अपनी सर्विसेज की कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की है कि हम इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज को। ऑल्सो दे असिस्ट विद द ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल, बाद में रेगुलेटरी सबमिशंस, दे फार्मा कोविजिलेंस, कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड सेल्स मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं। मतलब आप देखिए कि ड्रग डेवलपमेंट से लेके मार्केट में प्रमोट करने तक के लिए, सेल्स मार्केटिंग तक के लिए ये सपोर्ट देती है। तो इस तरह की लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाकर इतना सपोर्ट करना, मतलब ड्रग डेवलपमेंट रिसर्च स्टेज से लेके मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च तक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इस कंपनी को, इस इंडस्ट्रीज को। एंड दिस सोल्यूशन एनेबल्स द लाइफ साइंस कंपनीज टू डेवलप द प्रोडक्ट, लॉन्च देम इन द मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड ड्राइव द सेल्स थ्रू दियर लाइफ साइकिल। एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट काइंड ऑफ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा इनका, जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, मॉडर्न तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इनका हेल्प करेगा। लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा एंड प्रोडक्ट लॉन्च में भी एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस में भी काफ़ी मदद करेगा। एंड फुली फोकस मैंने बताया आपको कि ओमनी चैनल एक्टिवेशन रिलेटेड है, तो इनकी स्ट्रैटेजी भी जो होगी वो कस्टमर सेंट्रिक होगी, कस्टमर से फोकस होगी। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि टोटल इशू साइज, इस आईपीओ का इशू साइज जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया 1841.76 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज है। ठीक है, इसमें से द ऑफर कंप्राइजेज फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग ऑफ द 760 करोड़ का, तो फ्रेश शेयर मिल रहा है। ठीक है, कंपनी के नए फ्रेश शेयर मिल रहे हैं। बाकी एंड कुछ जो शेयर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल से रेज किए जा रहे हैं बाय सेलिंग दी शेयर होल्डर्स के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं वो सेलअप करके फंड रेज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 2,39,32,732 इक्विटी शेयर्स बाय ऑफर फॉर सेल के जरिए ये फंड रेज करने वाले हैं। इंडिजिन इंटेंड टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड, ठीक है, जो जो भी यहाँ से फंड रेज किए जाएंगे उसका
यूटिलाइजेशन कहाँ करेगी ये कंपनी? रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द इंडेप्टनेस ऑफ द वन ऑफ द कंपनी सब्सिडरीज ILSL होल्डिंग इंक्लूसिव। ठीक है, इस कंपनी को रीपेमेंट के लिए या प्रीपेमेंट के लिए फॉर द इंडेप्टनेस, जो कि इसकी ही एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम ILSL होल्डिंग इंक्लूसिव है। फर्दरमोर द कंपनी आल्सो इंटेंड टू यूज द रिमेनिंग प्रोसीड टू फंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो भी ब्रांचेस बनाने हैं या फिर कुछ नई बिल्डिंग्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, नए नए ब्रांचेस अदर सिटीज में ओपन करने हैं, तो उसके लिए भी ये पैसों का यूज करने वाली है एंड अपने रिवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने वाली है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करके अपने कैपेक्स को बढ़ाकर। तो ये इनका जनरल पर्पस है एंड इस तरह से ये अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देने चाहती है। इसके बाद ही हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ फंड वो 760 करोड़ के जो फंड है वो फ्रेश इक्विटी शेयर, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, फ्रेश इक्विटी शेयर से रेज करने वाले हैं। बाकी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से ये रेज करने वाले, तो ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं मतलब जो ऑलरेडी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है उसे बेचना चाहते हैं, तो प्री इश्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्री इश्यू में शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। पब्लिक इंडिविजुअल सेलिंग शेयर होल्डर प्री इश्यू में कितना है? 19.89% है। वहीं पे पोस्ट इश्यू में 16.20 हो जाएगा, मतलब आईपीओ के बाद 16.20 हो जाएगा। पब्लिक इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर कितना है? 36.70 है, जो कि पोस्ट इश्यू 26.42 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। एंड पब्लिक अदर पब्लिक मतलब नॉर्मल रिटेलर्स के बारे में बात की जा रही है, तो ये 43.24% है, जो कि बढ़ के 57.27 हो जाएगा, क्योंकि ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जो इक्विटी शेयर्स है प्रोमोटर्स के वो पब्लिक को बांटा जा रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक के शेयर्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 57.23% हो जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय ट्रस्ट के जो शेयर्स हैं वो 0.17% प्री इश्यू में रहेंगे, पोस्ट इश्यू ये 0.16% हो जाएंगे। इस तरह से ये टोटल 100% आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड रिस्क की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत ही यूनिक कंपनी है। एक्सपर्टीज इन डिजिटल कमर्शलाइजेशन इज द की स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, मतलब इनका जो डिजिटल कमर्शलाइजेशन करना, लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज में आके इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक डिजिटल कमर्शलाइजेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना, ये एक खुद में एक यूनिक बिजनेस है एंड डेफिनेटली ये एक की स्ट्रेंथ बनता है कंपनी का। एंड इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट एंड की स्ट्रेंथ जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो फॉर द सॉल्यूशन विच कवर्स ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, लाइक कमर्शियल हो गया या फिर मेडिकल रेगुलेटरी हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उसमें भी ये हेल्प करने वाले हैं। एंड के साथ साथ ही R&D ऑपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देने वाले हैं। तो इस तरह से R&D ऑपरेशन से लेकर कमर्शलाइज करने तक ये लाइफ साइंस कंपनीज को अपना योगदान देने वाले हैं, अपना हेल्प देने वाले हैं। रिस्क की बात करें तो रिस्क डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क आपको दो टाइप के रिस्क दिख जाएंगे, क्योंकि जैसे कि ये जो बिजनेस है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन दी लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज है। एंड जैसे कि बायोफार्मास्यूटिकल हो गया, एमर्जिंग बायोटेक्स हो गया, एंड डिफरेंट मेडिकल डिवाइस मेकिंग कंपनीज पे डिपेंडेंट ये कंपनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे दिखाई देता है, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू प्राइसिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब कस्टमर के सामने प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उन्हें प्राइसिंग के ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप डिजिटलाइज कर रहे हो, बट जब प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वहाँ पे आपको कॉस्ट फैक्टर भी देखना होता है। तो ये शायद एक फंड रिस्क आप देख सकते हैं कि कंपनी में, कि इसके मार्केट शेयर को शायद थोड़ा अफेक्ट कर सकती है, तो ये एक रिस्क यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक था इस कंपनी के बारे में एंड आई होप कंपनी का बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से ये आईपीओ आपके सामने लॉन्च किया गया है, कंपनी क्या करती है और कैसे इसके स्ट्रेंथ और रिस्क है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको दिखा दो, नीचे यहाँ पे डाउनलोड डाउनलोड RHP है, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, बट यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ तो कुछ एरर आ रहे हैं, तो नो डाउट
हमने अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं रीड करके दिखाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट हर जगह सेम रहेंगे। आप गूगल पे भी जाके इंडिजिन लिमिटेड DRHP डालोगे तो वो डाउनलोड करके मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको लैपटॉप पे दिखा देता हूँ। तो चलिए DRHP भी थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या डेटा कहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि इंडिजिन IPO या इंडिजिन DRHP मैं टाइप कर लेता हूँ। DRHP टाइप करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने DRHP ओपन हो जाएगा। ये देखिए इंडिजिन लिमिटेड का RHP आपके सामने ओपन हो गया है, वो भी sebi.government.in के वेबसाइट पे, सेबी के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे DRHP ओपन हो गया है, ठीक है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपके सामने ओपन है। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं या फिर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वो मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। तो ये आ गया आपका RHP फॉर इंडिजिन लिमिटेड, ठीक है। इंडिजिन लिमिटेड का RHP आपके सामने ओपन है। यहाँ पे देखिए सारे डिटेल आपको दिखाई देंगे, कंपनी का नाम से लेकर उसके कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, एटसेट्रा एटसेट्रा, वेबसाइट, ईमेल, टेलीफोन, सब डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये भगवत गीता होता है IPO का, मतलब आपको हर एक सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएगी। कौन सी बैंक इन्वॉल्व है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे बुक रनिंग मैनेजर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने बुक रनिंग मैनेजर्स ये सारे हैं। सीडी बैंक है, कोटक बैंक है, JP मॉर्गन है, नोमुरा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं डिटेल। इंडिजिन लिमिटेड के बारे में हमको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने मिल जाएगा, एंड यही टेबल ऑफ कंटेंट में आपको पता चलेगा कि RHP में एक्चुअली क्या-क्या इन्होंने कवर किया है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, एब्रिविएशन, जो भी अगर एब्रिविएशंस यूज़ किए गए हैं तो उनके सारे डेफिनेशन वगैरह और फुल फॉर्म वहाँ पे दिखाई दे दिए जाएंगे। ऑफर डॉक्यूमेंट समरी आपको दिखाई डॉक्यूमेंट की समरी दिखाई दी जाएगी पेज नंबर 13 पे। एंड सर्टेन कन्वेंशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज एंड मार्केट डेटा एंड द करेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, रिस्क फैक्टर मिल जाएंगे, कौन से सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ऑफर मिल जाएगा कि इस IPO में किस तरह के ऑफर है। समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, फाइनेंशियली किस तरह से पास्ट में इस कंपनी ने परफॉर्म किया है, किस तरह के रिवेन्यू जनरेट हुए हैं, ऑपरेटिंग लेवल पे किस तरह के रिवेन्यू जनरेट हुए हैं, आफ्टर टैक्स किस तरह के प्रॉफिट जनरेट किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, basis of the offer price and statement of special tax benefit, वो भी आपको दिखाई देंगे रिस्पेक्टिव पेज नंबर पे। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अबाउट आवर कंपनी, कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री का ओवरव्यू आपको दिखाई देगा। बिजनेस किस तरह के बिजनेस से इन्वॉल्व है, किस तरह के इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। की रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज क्या है कंपनीज के, वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको वहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि ये कंपनी किस तरह से फॉर्म की गई है और किस तरह से ये कंपनी रन कर रही है और आगे भी करेगी, तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है। हिस्ट्री एंड सर्टेन कॉर्पोरेट मैटर्स यहाँ पे दिखा दिया, और मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स, ग्रुप कंपनी, डिविडेंड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही बात करें तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कंसोलिडेशन फॉर्म में आपको पूरे साल का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। कैपिटलाइजेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंडेप्टनेस, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, एंड ऑफर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे कि ऑफर स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्ड किया गया है। वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के साथ यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर द इंस्पेक्शन, ये सारे होते हैं। लास्ट में डिक्लेरेशन होता है, कंपनी का डिक्लेरेशन होता है। एंड जैसे कि अगर आपको इसमें मान लेते हैं कि आपको लेट्स से कि आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है। ये क्लिक करने के बाद आप नीचे जैसे आओगे, ठीक है। अब जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन वे में आपको टोटल एसेट मिल जाएंगे, टोटल रेवेन्यू मिल जाएंगे, टोटल नेट कैश फ्लोज मिल जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर है तो इनफ्लो है, एंड ब्रैकेट में है तो आउटफ्लोज है। तो यहाँ पे देखिए ये इनफ्लो है कंपनी में 281 इन मिलियन है। देखिए INR इन मिलियंस है, तो यहाँ पे 281 मिलियंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन INR है, ठीक है, डॉलर नहीं है। तो ये 281 मिलियन रुपीस है
फिर बाद में ये ब्रैकेट में है तो ये आउटफ्लो हो रहा है, ये भी ब्रैकेट में है, ये आउटफ्लो हो रहा है 0.59 इंडियन रुपीस इन मिलियंस, ठीक है। तो ये भी इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कैश फ्लो भी दिख गया, टोटल रेवेन्यू भी दिख गया, टोटल एसेट भी दिख गया एज एट एंड फॉर द 9 month पीरियड एंडेड 31st December 2023। ये उतने तक का डेटा है, ठीक है, दिसंबर 23 तक का डेटा है ये। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये 2022 के लिए है। बाद में एज एट एंड फॉर द ईयर, पूरे ईयर का डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 23 में एंड 22 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाती है। यहाँ पे भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो फिर से ऊपर जाकर आप बेसिक जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो कॉलम था उसमें आप जाके डिटेल में फाइनेंशियल देख सकते हैं, ठीक है। और वो कहाँ मिलेगा आपको, द समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जाके आपको पूरे समरी मिलेंगे कि नॉन करंट एसेट क्या है, ठीक है। समरी ऑफ द रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज, सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं कि भैया एज एट दिसंबर 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2022, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप टोटल नॉन करंट एसेट देख सकते हैं, टोटल करंट एसेट देख सकते हैं, टोटल लाइबिलिटीज देख सकते हैं, और बाद में देख सकते हैं कि लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इक्विटी देख सकते हैं, फिर बाद में लाइबिलिटीज है, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज है, टोटल लाइबिलिटीज है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद ही यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया है, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। करंट टैक्स देख सकते हैं, डिफर टैक्स देख सकते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना जनरेट किया गया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली आपको दिख जाएगा। एंड फिर बाद में नीचे जिस तरह से आप जाएंगे सारे डेटा आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में दिख जाएंगे। एंड फिर बाद में अर्निंग पर इक्विटी शेयर कितना है, वो सारी चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फिगर दिख रहा है एंड प्रॉफिटेबल कंपनी दिख रही है। पिछले 2 सालों का डेटा अगर देख ले तो आपको प्रॉफिटेबल कंपनी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है एंड आप इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर तो दिख नहीं रहा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है एंड लाइफ साइंस हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है आगे के टाइम में। यहाँ पे समरी आप देख सकते हैं, कैश फ्लो से रिलेटेड लाइबिलिटीज एंड एसेट देख लिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, एंड ये कैश फ्लो रहा। तो ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना होता है। तो कैश फ्लो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का पॉजिटिव कैश फ्लो है या निगेटिव कैश फ्लो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेट कैश फ्लो देख सकते हैं कि आउटफ्लो ही है, ये सारे आउटफ्लो है बट ये कम होते हुए गए हैं, ठीक है। तो इसको और डिटेल एनालिसिस करना है तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख लीजिए एंड ऑपरेटिंग लेवल पे आप देख लीजिए कैश फ्लो कैसे है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमोर्टाइजेशन में, डिप्रिशिएशन में कितना जा रहा है, फाइनेंस कॉस्ट कितना जा रहा है, एक्सेप्शनल आइटम वगैरह, ये सब एनालाइज आपको माइक्रो लेवल पे करना पड़ेगा, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भैया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटफ्लो में ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा किया है कंपनी ने, और यही आपको नेट कैश आउटफ्लो दिख रहा था, यहीं पे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखे तो इनफ्लो दिख रहा है, सारे के सारे इनफ्लो हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। एंड टैक्स पे किया है तो ये आउटफ्लो दिख रहा है कि टैक्स में गया है ये सारे पैसे, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एंड नेट नेट कैश फ्लो जो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो सिर्फ ये 2 कॉलम में आपको आउटफ्लो दिख रहा है, बाकी सब में इनफ्लो दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें जाना चाहिए और इस आईपीओ के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। डेफ़िनेटली ये मेरा खुद का रिसर्च है और जिस तरह से मैंने रिसर्च किया है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इसी तरह के आईपीओ के वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी नॉलेजेबल कंटेंट मिल पाए। एंड अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर देना, so that
न्यू एंड अपडेटेड वीडियोस आपको पहुंचते रहे, मिलते रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आईपीओ ऑफर के साथ या फिर एक नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।